दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पोस्ट टेनिस लॉबी आर्क को खत्म कर दिया है और इसी के साथ हमारे क्रू को ज्वाइन कर लिया है फ्रैंकी ने। पिछले वीडियो में हमने अपने शिप को बाय कहा था और ऐसे ही हम लोग अपने न्यू शिप सनीगो के साथ अपना नया सफर जारी रखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एक ऐसी चीज को देखा था जो कि आने वाले समय पे एक बहुत बड़े इंसिडेंट को अंजाम देने वाला है। लास्ट वीडियो में हमें पता लगा था कि आखिर लूफी के दादाजी और उसके पापा कौन हैं। हम लोग इस वीडियो में बहुत कुछ देखने वाले हैं, तुम्हें ये तो याद ही होगा। खैर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 俺はルフィ、海賊王になる男だ。 वाइस एडमिरल कार्प के हमले से बचने के बाद लूफी एंड सब अपने न्यू शिप में मजे कर रहे थे। हमारे इस नए शिप के अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, जैसे एक बढ़िया सा किचन, एक मस्त सा एक्वेरियम। उस एक्वेरियम के अंदर एक शार्क था जिसने सभी मछली को खा लिया। खैर लूफी को भूख लगी हुई थी और सांजी खाना बनाने लगता है। हमारे शिप में एक बढ़िया से नहाने की जगह है जो कि नामी को बहुत पसंद आती है। चॉपर के पास भी अपना एक प्यारा सा रूम होता है और ये सारा कारनामा अपने फ्रैंकी का है। जब लूफी एंड सब लोग आगे बढ़ रहे थे, उन्हें पानी में एक बैरल दिखाई देता है। लूफी, चॉपर और उसको को लगता है कि उसके अंदर कोई खजाना होगा। वो लोग उसे अपने शिप के ऊपर ला देते हैं। उस बैरल के ऊपर लिखा हुआ था, ये भगवान को दी हुई एक भेंट है। खैर लूफी भगवान को थैंक यू कहता है और उस बैरल को खोल देता है। बैरल जैसे खुलता है, उसमें से एक सिग्नल ऊपर की तरफ जाता है और पूरे आसमान को लाल कर देता है। नामी को महसूस हो जाता है कि वहाँ पे एक बहुत तेज तूफान वहाँ पे आने वाला है। सब लोग अपने शिप को संभालने के काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर में वैसे ही होता है जैसे नामी ने कहा था। आसमान काले बादलों से घिर चुका था और समुद्र में तूफान आ चुका था। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक से यहाँ पे हुआ क्या। खैर फ्रैंकी शिप का चैनल 1 खोलता है और कोला एनर्जी की मदद से अपने इस शिप को उस तूफान से बाहर ले आता है। लहरें तो शांत हो चुकी थी लेकिन आसमान अभी भी काले बादलों से घिरा हुआ था और वहाँ पे धूप का नामो निशान नहीं होता। वो लोग फ्लोरियन ट्रायंगल के अंदर आ चुके हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप जाती तो है लेकिन इसी अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाती है। कोकोरो-सान ने बताया था कि यहाँ पे एक जिंदा स्केलेटन बहुत सारे लोगों को दिखा है। उसे चॉपर बहुत ही डरे हुए थे लेकिन शायद बाकी सबको इस बात पे विश्वास नहीं था। लेकिन तभी उनके पीछे से गाने की आवाज आती है और जब वो लोग हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी शिप जो कि बहुत ही बुरे हालत में थी, जिसे देख के सब लोग बहुत ही डरे हुए थे और उसी शिप से उस गाने की आवाज आ रही थी। उसे बहुत ही डरा हुआ था। हम देखते हैं उस शिप के ऊपर एक हड्डी का ढांचा चाय पीते हुए उस गाने को गा रहा था, जिसे देख के उसके आंसू निकल जाते हैं। लूफी उस हड्डी के ढांचे को देख के बहुत ही एक्साइटेड होता है। लूफी सांजी और नामी के साथ उस शिप के ऊपर जाने के लिए तैयार होता है और ये सब एक अनलकी ड्रॉ से डिसाइड होता है। जब वो लोग उस शिप के ऊपर जाते हैं तो वो देखते कि उनके सामने एक जिंदा स्केलेटन चाय पी रहा था। वो स्केलेटन सबसे कहता है, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, मुझे माफ करना, शायद मैंने आपको डरा दिया। इस स्केलेटन का नाम है ब्रूक, जो कि एक बहुत बड़ा जेंटलमैन है। जब ब्रूक की नजर नामी के ऊपर जाती है तो वो नामी की तारीफ करता है और उससे एक प्यारा सा सवाल पूछता है, किस कलर की चड्डी पहने हो? क्या मैं आपकी चड्डी को देख सकता हूँ? खैर नामी उसे बड़े प्यार से उसके सवाल का जवाब दे देती है। लूफी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल था। वो ब्रूक से पूछता है कि क्या वो भी सुबह उठ के क्या वो रेलवे ट्रैक पे जाता है, और ब्रूक इसका जवाब देता है हाँ। लूफी डायरेक्ट मुद्दे पे आता है और वो ब्रूक से पूछता है, क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करना चाहोगे? ब्रूक कहते कि उसे ऐसा करके बहुत ही खुशी होगी। लूफी ब्रूक को लेकर अपने शिप पे आता है। ब्रूक सभी को हेलो कहता है लेकिन ब्रूक को देख के बाकी सब डर चुके थे। उसोप और चॉपर को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्केलेटन उनसे बात कर सकता है। उन्हें ब्रूक एक भूत लगता है। ब्रूक रॉबिन को देख के वही एक खास सवाल पूछने वाला था लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, नामी उसे उसके सवाल का जवाब दे देती है। जोरो नामी और सांजी के ऊपर गुस्सा कर रहा था कि उन्होंने ब्रूक को यहाँ पे आने से रोका क्यों नहीं। ब्रूक सबसे कहते
थे कि क्यों ना हम लोग अंदर जाके आराम से बात कर लें, और वैसे भी ये समय खाने का है। जोरो उस पे गुस्सा करते कि आखिर वो होता कौन है ये बोलने वाला। खैर सब लोग अंदर जाते हैं और सांजी सबके लिए खाना बनाता है। ब्रूक शिप की और किचन की बहुत तारीफें कर रहा था। ब्रूक खुश था कि आज शायद उसे कुछ अच्छा खाने को मिल सकता है। वो सभी से कहता है, पता नहीं कितना समय हो चुका है, कितने साल बीत गए हैं, मैंने अभी तक कुछ अच्छा खाना नहीं खाया। मेरा पेट सालों से किसी अच्छे खाने की तलाश में था। हाँ, मैं हड्डी का ढांचा हूँ और मेरे पास तो पेट भी नहीं है। इतना कह के ब्रूक बहुत तेज से हंसने लगता है, क्योंकि ये ब्रूक का एक जोक था और लूफी के सिवाय कोई और इस जोक को समझ नहीं पाता। लूफी को ब्रूक एक बहुत ही मजेदार इंसान लग रहा था। ब्रूक लूफी से कहता है, वैसे मेरा नाम ब्रूक है और तुम्हारा? लूफी उससे अपना नाम बताता है और इस चीज को देख के जोरो बहुत गुस्सा होता है कि लूफी को अभी तक उसका नाम भी नहीं पता था। ब्रूक सबको अपने बारे में बताता है। ब्रूक ने अपने समय पे एक डेविल फ्रूट खाया था जिसका नाम योमी योमी नो मी था, या फिर रिवाइव फ्रूट। असलियत तो ये है कि ब्रूक सालों पहले मर चुका है, लेकिन जिस डेविल फ्रूट को उसने खाया था उसी की वजह से आज वो सबके सामने है। एक समय पे ब्रूक भी एक पायरेट था, लेकिन सालों पहले उनका सामना कुछ ताकतवर पायरेट से हुआ था और उसी लड़ाई में सभी लोग मारे गए और उसी समय ब्रूक भी मर चुका था। और जब वो मरा कुछ समय बाद उसके डेविल फ्रूट की पावर एक्टिवेट हो चुकी थी और उसकी आत्मा यमलोक से वापस इस दुनिया में आ चुकी थी। अगर वो अपने बॉडी के पास चला जाता तो वो अभी बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह होता, लेकिन यहाँ के घने कोहरे की वजह से वो 2 सालों तक अपनी बॉडी को ढूंढ नहीं पाया और जब उसे अपनी बॉडी मिली तो वो एक कंकाल बन चुकी थी, जिसे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भले ही उसके पास आंखें नहीं थी, खैर उसके बाल बचे हुए थे क्योंकि वो क्लिनिक प्लस से अपने बालों को धोता था, मतलब कि उसके बाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। खैर ब्रूक को देख के हमें पता लग चुका था कि आखिर एक डेविल फ्रूट कितना खतरनाक हो सकता है। वो एक मरे हुए इंसान को भी इस दुनिया में वापस ला सकता है। खैर नामी ब्रूक को डराने के लिए ब्रूक को उसे उसकी शक्ल दिखाती है, लेकिन उसोप एक चीज को देख के हैरान था। ब्रूक मिरर में दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे देख के चॉपर और उसोप बहुत ही डर जाते हैं और लूफी बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जब हम ध्यान से देखते हैं ब्रूक के पास परछाई भी नहीं थी। ब्रूक चाय की कप को उठाता है और उसे पीने लगता है। चारों तरफ डर का माहौल था। उसोप ब्रूक को उसकी सच्चाई बताने को कहता है। ब्रूक कहता है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। मेरा ऐसे कंकाल होना और परछाई का ना होना दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बाकी बातें बाद में। सॉरी सांजी ब्रूक के ऊपर गुस्सा करता है और उसे अभी बताने के लिए कहता है। ब्रूक बताता है कि उसकी परछाई किसी ने चुरा ली है, जिसका मतलब है कि वो रोशनी की दुनिया से अब गायब हो चुका है और अगर वो धूप के सामने जाता है तो फिर वो वहीं पे जल के मर जाएगा। ब्रूक इतना सब कह के वहाँ पे हंसने लगता है। असलियत में वो हंस नहीं रहा था, बल्कि अंदर ही अंदर रो रहा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ब्रूक सालों बाद इंसानों से मिलके बहुत ही खुश था, और सालों का मतलब 1 या 2 साल नहीं है, बल्कि 10, 20, 30 या उससे ज्यादा ही। वो इतने साल इस शिप पे अकेले था, उस शिप पे जो कि लहरों के सहारे इस समुद्र में चल रही थी। वो बहुत अकेला था, बहुत डरा हुआ, यहाँ तक कि वो मरना चाहता था। और अगर आज उसके आंखों में आंसू होता तो वो खुशी के आंसू रो रहा होता। उसे लूफी इन सबसे मिलके बहुत ही खुशी हुई। उसे बहुत ही खुशी हुई जब लूफी ने उसे अपने क्रू में इनवाइट किया, लेकिन वो लूफी के ऑफर को मना कर देता है। एक वजह तो ये है कि वो धूप के सामने नहीं जा सकता, लेकिन वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो उनसे अपनी परछाई को वापस ले पाएगा। लूफी कहते कि अगर इतनी सी बात है तो फिर मैं तुम्हारी परछाई को वापस लेके आऊंगा। तुमने कहा था कि किसी ने तुम्हारी परछाई को चुरा लिया है, कौन है वो? ब्रूक लूफी को ऐसा देख के थोड़ा स्माइल करता है। ब्रूक को नहीं पता था कि आखिर
क्या वो उनसे फिर से मिल पाएगा। ब्रूक बाय कहने से पहले सबके लिए एक गाना गाना चाहता है, लेकिन तभी सबका ध्यान एक अजीब सी चीज पे जाता है जो कि शिप के आर पार हो रहा था। ब्रूक समझ जाता है कि आखिर वो समय आ चुका है। ब्रूक एंड सब दरवाजा खोल के बाहर जाते हैं और जो वो देखते हैं उसे देख के उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। उनके सामने एक बहुत बड़ा सा आइलैंड आ चुका था जिसका पहले दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, और ऐसा उसी बैरल की वजह से हुआ है। ये आइलैंड है थ्रिलर बार्क, जिसे घोस्ट आइलैंड कहा जाता है। ब्रूक उसे देख के बहुत ही खुश होता है और सबको एक वार्निंग दे के उस आइलैंड की तरफ चला जाता है। वो सबसे कहता है चाहे कुछ भी हो वो लोग उस आइलैंड के पास अपने शिप को ना रोके। खैर ब्रूक की बातों को लूफी ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि तुम पढ़ाई को करते हो। हम देखते हैं रॉबिन का ध्यान किसी चीज के ऊपर जाता है। वो एक बहुत बड़ा सा मुंह था और शायद ये एक बहुत बड़ा सा गेट है जो कि कोहरे की वजह से नहीं दिखा था, और इसके चारों तरफ दीवार है जो कि इस पूरे आइलैंड को घेरे हुए है। खैर लूफी उस आइलैंड के ऊपर जाने के लिए तैयार था और इसे देख के नामी, चॉपर और उसोप को आइलैंड पे ना जाने वाली बीमारी हो जाती है। उसोप लूफी को समझा रहा था कि वहाँ पे जाना उसके लिए सेफ नहीं होगा, लेकिन लूफी पूरी तरीके से तैयार था उन भूतों को पकड़ के अपना पेट बनाने के लिए। और वैसे भी लूफी ब्रूक को अपने क्रू के साथ ही मान चुका है और वो उसकी हेल्प करने के लिए इस आइलैंड के ऊपर भी जाएगा। लूफी के साथ साथ रॉबिन और फ्रैंकी उस आइलैंड के ऊपर जाने के लिए तैयार होते हैं। फ्रैंकी का प्लान था कि वो लोग अपने उस छोटे से बोट में जाएंगे जिसे उसने चैनल नंबर 2 में बना के रखा है। तो समझो अपने इस बड़े से शिप के अंदर कुछ स्पेशल कंपार्टमेंट्स को उसने बनाया है जो कि इन टोटल 6 हैं, और उन्हीं 6 में से चैनल नंबर 2 के अंदर से एक छोटी सी मैरी बाहर आती है जिसे देख के सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। नामी, चॉपर और उसोप उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसे चला के इधर उधर घूमने लगते हैं। फ्रैंकी सबको चैनल्स के बारे में बताता है, जैसे चैनल नंबर 1 में एक सी हॉर्स जैसा एक बोट है, चैनल नंबर 3 में एक शार्क जैसा दिखने वाला एक सबमरीन है, चैनल नंबर 4 अभी खाली है, लेकिन हो सकता है कि बाद में फ्रैंकी वहाँ पे कोई खतरनाक सा हथियार रखे। और हाँ, ये सारा कारनामा अपने फ्रैंकी का है। खैर ज्यादा समय नहीं होता और हम देखते कि नामी, चॉपर और उसोप वहाँ से गायब हो चुके हैं। उन्हें नामी की चीख की आवाज आती है जिसको सुन के सांजी बहुत ही परेशान हो जाता है। जोरो को अपने शिप के ऊपर कुछ अजीब सा महसूस होता है। कोई तो अपने शिप के ऊपर था जो कि दिखाई नहीं दे रहा था। कोई लूफी के गालों को खींचना स्टार्ट करता है, फिर उसे मार के जमीन पे गिरा देता है और जोरो की तलवार निकाल के लूफी के ऊपर हमला कर देता है। और अगर फ्रैंकी ने लूफी को साइड नहीं किया होता तो शायद उसे बहुत चोट लग सकती थी। सांजी जो कि नामी को बचाने जा रहा था, कोई तो उसका पैर पकड़ता है और उसे शिप के ऊपर फेंक देता है। वो अजीब सी चीज रॉबिन के ऊपर अपनी जीभ फेरता है। सभी को एक जानवर की गुर्राने की आवाज आती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नामी, चॉपर और उसोप को उनकी बोट जिसका नाम था मिनी मैरी वो एक चट्टान से टकरा गई थी और कहीं ना कहीं वो लोग उसी आइलैंड के ऊपर आ चुके थे। खैर जहाँ पे वो लोग थे वहाँ पे बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे जिसे देख के वो लोग बहुत ही डर जाते हैं। वो लोग सोच ही रहे थे कि आखिर वो लोग अभी कहाँ पे हैं। तभी उनकी नजर एक चीज पे पड़ती है जो कि एक सेरेबरस था, जिसे देख के सब लोग अपनी जान बचा के भागते हैं। वो लोग इतनी तेज भागते कि सेरेबरस उनसे पीछे छूट जाता है। उनके सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं जिससे ऊपर जाने के बाद सेरेबरस से बचने के लिए वो लोग एक पेड़ के ऊपर लटक जाते हैं। वो सेरेबरस से तो बच गए थे, लेकिन उनके पीछे हिल्डा नाम का एक चमगादड़ था जो कि कब से उन्हें देख रहा था। वो सबसे कहता है थोड़ी ही देर में तुम लोग इस जगह को पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें डॉक्टर हॉगबैक के घर तक पहुंचा सकता हूँ। डॉक्टर हॉगबैक का नाम सुन के चॉपर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। चॉपर तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। वो लोग एक पालकी के अंदर बैठ के जा रहे थे। चॉपर बहुत ही खुश था कि वो डॉक्टर हॉगबैक से मिल पाएगा। डॉक्टर हॉगबैक चॉपर का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है क्योंकि डॉक्टर हॉगबैक ने दुनिया में बहुत ही बड़ी बड़ी सर्जरीज को किया है। उनके पास वो सब था जो कि एक डॉक्टर अपने सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन
एक दिन वो अचानक से इस दुनिया से गायब हो गए थे। चॉपर उनसे मिलके उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता है। नामी जब खिड़की के बाहर देखती है उसे वहाँ पे बहुत ही अजीब से जानवर दिखते हैं, जिसको देख के नामी बहुत ही डर जाती है। हम देखते हैं कि बाहर खड़े हुए पेड़ नामी सब का पीछा कर रहे थे। खैर जब नामी सब बाहर देखते हैं तो वो सभी पेड़ एक जगह पे रुक जाते हैं। नामी हिल्डन से पूछती है कि क्या वो उन्हें समुद्र के किनारे छोड़ सकता है। इस बात को सुनकर चॉपर थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि उसका बड़ा मन था डॉक्टर हॉकबैक से मिलने का। उसो चॉपर से पूछता है, चॉपर तुझे हॉकबैक से मिलना ज्यादा जरूरी है या फिर यहाँ से जिंदा निकलना? चॉपर डॉक्टर हॉकबैक से मिलना चाहता था, लेकिन अपनी जान की कीमत पे नहीं। उसे मरने से बहुत डर लगता है। हेल्डन ड्राइवर से बात करने के लिए बाहर जाता है। उसो नामी और चॉपर अंदर बैठे हुए थे। वो लोग बहुत देर से इंतजार करते हैं, लेकिन जब उनकी गाड़ी नहीं हिलती तो वो लोग बाहर जाके देखते हैं। वो ये देख के हैरान थे कि हिल्डन और ड्राइवर वहाँ से जा चुके थे, और तभी वो लोग देखते हैं कि वो अभी एक कब्रिस्तान के अंदर हैं। वो लोग डर के गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं, जो वो देखते हैं उससे वो लोग बहुत ही डर जाते हैं। उस कब्रिस्तान से मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो रहे थे, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। सभी ज़ॉम्बी उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो उस गाड़ी को पलट के सभी को बाहर निकाल देते हैं। वो सभी ज़ॉम्बी पहले तो सब के ऊपर हमला कर रहे थे। सबको डर लग रहा था कि अगर उनमें से किसी ने उसे काटा तो फिर वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। चॉपर एक ज़ॉम्बी को मार के उसकी मुंडी उड़ा देता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी का साथी उसकी मुंडी देते हुए कहता है, ये लो भैया आपका मुंडी, और वो अपनी मुंडी को उसकी जगह पे लगा लेता है, जिसे देख के चॉपर बहुत ही डर जाता है। सभी उनसे बच के भागते हैं। ज़ॉम्बी बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसोप कहता है, हम लोग सेफ हैं अगर हम लोग ऐसे ही भागते रहें, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ कछुओं की तरह चलते रहते हैं। शायद ये बात ज़ॉम्बीज़ के दिल पे लगती है और वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से उनके पीछे भागने लगते हैं। सबकी बहुत गंदी फट जाती है। उसोप उनके ऊपर आग का हमला करता है और कोई भी ज़ॉम्बी उसके आगे नहीं बढ़ पाता, और ऐसे ही वो लोग एक महल के सामने आ जाते हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो लोग अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं, उनके सामने एक लड़की एक कुएं से बाहर आती है, जिसका चेहरा सिला हुआ था, जिसके हाथ में बहुत सारी प्लेट्स थी, जिसको कि वो उसोप के ऊपर फेंकने लगती है। वो नामी और चॉपर को अंदर इनवाइट करती है। वहीं उसोप के ऊपर प्लेट मार के उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है। खैर पीछे से एक आवाज आती है, सिंदरी-चान रुक जाओ। ये आवाज डॉक्टर हॉकबैक की थी। इस लड़के का नाम है सिंदरी-चान। डॉक्टर हॉकबैक सभी से माफी मांगते हैं। वो सिंदरी-चान के बारे में बताते हैं कि ये एक समय पे एक बहुत ही अमीर लड़के से प्यार करती थी, यहाँ तक कि ये दोनों एंगेजमेंट कर चुके थे। लेकिन इसने एक दिन उस लड़के के 10 बहुत ही कीमती प्लेट्स को उसने तोड़ दिया था, और इस वजह से उस लड़के ने इसे शादी करने से मना कर दिया। उस दिन के बाद से इसे प्लेट से बहुत ही नफरत है, और उसके बाद से ये प्लेट्स को तोड़ती रहती है। खैर हॉकबैक सबसे माफी मांगता है और सभी को खाने के लिए इनवाइट करता है। चॉपर हॉकबैक को देख के बहुत ही खुश हो रहा था। नामी डॉक्टर हॉकबैक से ज़ॉम्बीज़ के बारे में पूछती है। डॉक्टर हॉकबैक कहता है कि उसे भी उतना कुछ नहीं पता। चॉपर हॉकबैक से पूछता है कि क्या वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर रिसर्च करने यहाँ पे आया है। हॉकबैक कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ। इंसानों का एक सबसे बड़ा सपना होता है कि जिन्हें उन्होंने खो दिया वो उनसे दोबारा मिल सके। मैं मरे हुए इंसानों को इस दुनिया में वापस लाना चाहता था और मेरे इसी सपने की वजह से लोगों ने मुझे पागल समझा, और इसी वजह से मैं उनसे दूर इस आइलैंड पे अपना रिसर्च कर रहा हूँ। इस बात को सुन के चॉपर के आंखों में उसकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। चॉपर हॉकबैक से पूछता है कि क्या वो उनके रिसर्च लैब को देख सकता है। हॉकबैक चॉपर की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, कोई भी मेरी लैब को नहीं देख सकता। उसोप हॉकबैक से पूछता है कि क्या उसने एक स्केलेटन को जिसके सर पे बाल हैं उसको देखा है क्या। हॉकबैक कहता तो है कि उसने नहीं देखा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ बुरी यादें सामने आ जाती हैं जब ब्रूक ने उसके गले पे तलवार रखी थी। खैर हम देखते हैं नामी को, जो कि बाथरूम के अंदर है, जिसके गेट पे उसोप और चॉपर पहरा दे रहे थे। नामी सबको एहसास दिलाती है कि इस पूरे महल में ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए हैं, और हॉकबैक
लोग भी कहीं ना कहीं बहुत अजीब है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ज़ॉम्बीज़ के बारे में नहीं जानता हो। खैर, जब नामी नहा रही थी उसे एहसास होता कि वहाँ पे कोई और भी है। थोड़ी ही देर में वो जो कोई भी था वो नामी के हाथ पकड़ के उसे बाथटब से बाहर निकाल देता है और उसे एक दीवार से चिपका के उसे गलत तरीके से टच करता है। वो नामी का मुंह बंद कर देता है और वो नामी से कहता है कि वो उसे अपनी बीवी बनाएगा और वो एक गुर्राने की आवाज निकालता है और ये आवाज बिल्कुल सेम है जैसा कि अपने शिप के ऊपर आवाज आई थी। नामी बड़े मुश्किल से उसोप और चॉपर को बुला पाती है। उसोप जब अंदर आता है वो नामी को इस हालत में देखता है। पहले तो वो उसे थैंक यू बोलता है और फिर नामी उस बंदे पे अपने किक से हमला करती है जिससे कि वो नामी को छोड़ देता है। वो जो कोई भी था खिड़की से भागने की कोशिश करता है। उसोप खिड़की की तरफ निशाना लगाता है। नामी अपने आप को कवर करती है। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे जो कि लहरों की वजह से आगे बढ़ रहा था और ऐसे ही अपनी पूरी शिप एक अजीब से मकड़ी के जाले में फंस जाती है जिसकी वजह से सभी को नीचे उतरना पड़ता है। वो लोग भी सेरेबरस के पास पहुंच जाते हैं लेकिन इस बार सेरेबरस खतरे में थे क्योंकि लूफी उन्हें खाने के बारे में सोच रहा था। खैर, जब सेरेबरस हिम्मत करके लूफी के ऊपर हमला करता है तो लूफी उसे एक पंच में ही मार के गिरा देता है जिसके बाद लूफी उसके ऊपर बैठ के सवारी करते हैं। सभी को बहुत ही अजीब चीजें दिखती हैं लेकिन लूफी उनसे डरने के बजाय उल्टा उन्हें पकड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है या फिर कहें वो चाहते कि वो सब भी उसके क्रू को ज्वाइन कर ले। खैर, जोरो और सांजी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर हॉगबैक पे। हॉगबैक किसी से तो पूछ रहा था कि आखिर बाथरूम में क्या हुआ। हॉगबैक उसी इनविजिबल इंसान से बात कर रहा था जिसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हॉगबैक से कहता है कि उसे बस एक बीवी चाहिए। हॉगबैक उसे बताता है कि उसके ऊपर इनाम लगा हुआ है। यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं जिनके ऊपर इनाम लगा हुआ है। हॉगबैक लूफी सबकी बात कर रहा था। हॉगबैक एप्सिलॉन को सभी को पकड़ने का काम दे देता है। सीन शिफ्ट होता है नामी, उसोप और चॉपर पे। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई इनविजिबल इंसान भी हो सकता है लेकिन जब से वो लोग इस आइलैंड पे आए हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। चॉपर को हॉगबैक के ऊपर विश्वास था लेकिन नामी को नहीं। वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो आवाज हिल्डन की थी। उसोप हिल्डन को देख के उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो उन्हें अकेले छोड़ के भाग गया था। खैर, हिल्डन बताता कि वो बस वॉशरूम गया था। खैर, कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहता और इस चीज को देख के आसपास की सारी चीजें हिल्डन पे हंसने लगती है। उसोप और सब यहाँ से बाहर जाना चाहते थे लेकिन यहाँ की कोई भी चीज उन्हें बाहर नहीं जाने देगी और ऐसे ही घर की सारी चीजें उन पे हमला करना स्टार्ट कर देती है। उसोप आग का हमला करता है जिससे सारी चीजें थोड़ा दूर हो जाती हैं और इसी मौके का फायदा उठा के सब लोग रूम से बाहर आ जाते हैं लेकिन एक भालू उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। नामी और सब एक दीवार की तरफ गिरते हैं और तभी वो दीवार घूमती है और वो लोग एक सीक्रेट रूम में आ जाते हैं। उनके पीछे अभी भी कुछ ज़ॉम्बी पड़े हुए थे जिनसे भागते भागते वो लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं। उस रूम के अंदर एक बहुत बड़ी सी सिंदरी चांद की फोटो थी और ये फोटो उसके मरने से पहले की है। नामी को सामने एक पेपर दिखता है जिसके हिसाब से इस लड़की का नाम है विक्टोरिया सिंडरी जो कि एक समय पे एक फेमस एक्ट्रेस थी। एक दिन जब वो अपना परफॉर्मेंस दे रही थी वो स्टेज से गिर के मर जाती है और ये बात आज से 10 साल पुरानी है। ये बात विश्वास करने लायक नहीं थी क्योंकि उन लोगों ने थोड़ी देर पहले ही सिंदरी चांद को देखा था जिसका मतलब है कि सिंदरी भी एक ज़ॉम्बी है। उसो डर के मारे पीछे गिर जाता है जिसे खोलने के बाद उसके अंदर से भी एक ज़ॉम्बी बाहर आता है। सभी लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। हम देखते हैं एक और कंकाल को जो कि सेम ब्रूक की तरह गाते हुए आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है लूफी एंड सब पे। जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे उनके सामने 3 अजीब सी चीजें आती हैं। लूफी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, फ्रैंकी उन्हें जलाने की, लेकिन इसका असर उनके ऊपर नहीं होता। उनमें से एक फ्रैंकी के आर पार हो जाता है जिसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन फ्रैंकी बहुत ही नेगेटिव बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो चीज लूफी के आर पार भी जाती है जिसके बाद लूफी
भी बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। जोरो उन्हें देख के तरस खा रहा था कि तभी वो चीज जोरो के आर पार भी हो जाती है, जिसके बाद जोरो अपने पैदा होने के लिए भी शर्मिंदा था। थोड़ी देर बाद जब इन सब का असर खत्म होता है तब लूफी एंड सब उन अजीब चीजों से भागते हैं और ऐसे लूफी एंड सब उस कब्रिस्तान के पास आ जाते हैं। लूफी को एक हाथ बाहर आते हुए दिखता है। लूफी उसकी तरफ जाता है और उसे जमीन में फिर से गाड़ देता है। खैर ज़ॉम्बी को ये बात पसंद नहीं आती और वो लूफी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी उनसे नहीं डरता। जब बाकी सारे ज़ॉम्बी भी बाहर आ जाते हैं तब लूफी एंड फ्रैंकी तैयार हो जाते हैं उन सभी को ठिकाने लगाने के लिए। खैर जब ये सब खत्म होता है लूफी उनके सामने बैठा हुआ था। लूफी ज़ॉम्बी से पूछता है कि क्या उन्होंने एक लंबी नाक वाले इंसान को देखा है। ज़ॉम्बीज़ कहते कि वो उन्हें कुछ नहीं बता सकते। क्या सच में? ज़ॉम्बीज़ एक बार फिर से मरना नहीं चाहते, इसीलिए वो लूफी को बता देते हैं। लूफी उनसे पूछते कि क्या उन्होंने उसके दोस्तों को परेशान किया था। एक ज़ॉम्बी अपने दोस्त को कुर्बान करना चाहता था, लेकिन लूफी सभी की फील्डिंग लगा देता है। लूफी और सब बाकी सब की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। उसने देखा कि लूफी कितना ताकतवर है और इसीलिए वो लूफी से मदद मांगना चाहता है। वो इंसान ज़ॉम्बी चाहता है कि लूफी इन सब एक इंसान को हरा दें जिसका नाम है मोरिया। रॉबिन उससे पूछती है कि क्या वो गेको मोरी की बात कर रहे हैं। वो ज़ॉम्बी कहता है कि हाँ। रॉबिन इस बात को सुन के थोड़ा सहम जाती है और ऐसा इसलिए क्योंकि गेको मोरिया 7 वॉरलॉर्ड में से एक है। फ्रैंकी उस ज़ॉम्बी से पूछता है कि आखिर एक वॉरलॉर्ड यहाँ पे कर क्या रहा है। वो ज़ॉम्बी कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे इतना पता है वो जो कुछ भी करना चाहता है उसके शिकार यहाँ पे बहुत लोग हो चुके हैं। यहाँ तक कि जब से तुम लोग यहाँ पे आए हो मोरिया की नजर तुम सब पे है। वो ज़ॉम्बी रो रहा था क्योंकि उनकी हालत सेम ब्रूक की तरह है। वो लोग भी सूरज के सामने नहीं जा सकते। लूफी उनसे कहता है हम भी उस इंसान को ढूंढ रहे थे जिसने लोगों की शैडो चुरा रखी है। हम लोग उसे ढूंढ के मार ही देंगे और शायद इसी तरह आप भी बच जाओगे। उस ज़ॉम्बी को लूफी में उम्मीद दिखती है। सीन शिफ्ट होता है उसोप, नामी और चॉपर पे, जो कि छिप के हॉकबैक को देख रहे थे। हॉकबैक एक इंसान को सिल रहा था। उस इंसान के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था और शायद हॉकबैक उस इंसान को ज़ॉम्बी बना रहा था। उसोप इन सबको पीछे से ब्रूक के गाने की आवाज आती है, लेकिन वो जो कोई भी था नामी इन सब पे वो हमला कर देता है और ऐसे ही वो लोग हॉकबैक के रूम के अंदर आ जाते हैं। अब रात होने वाली थी। सीन शिफ्ट होता है उसी कब्रिस्तान में जहाँ पे वो सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ चुके थे और साथ ही साथ उनका लीडर भी वहाँ पे आ चुका था जिसका चेहरा एक शेर की तरह था। ये और कोई नहीं बल्कि एब्सलॉम ही है। वो सभी को अपने काम पे लगने के लिए कहता है। ज़ॉम्बीज़ का काम होता है कि इस आइलैंड पे जो कोई भी नया इंसान आता है उसको वो लोग डरा के ठिकाने लगा दें। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन्हीं अजीब चीजों को। वो सारी चीजें एक लड़की की तरफ जा रही थी। तो फाइनली अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते एक बड़े से इंसान को जो कि और कोई नहीं बल्कि गेको मोरिया है। उसकी नजर अभी भी लूफी पे है। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे। उनकी नजर एक सील या फिर जॉली रोजर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि जिस जगह को सब लोग एक आइलैंड समझ रहे थे वो असलियत में एक बहुत बड़ी सी शिप है। खैर लूफी एंड सब हॉकबैक के घर के पास पहुंच चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है उसोप, नामी और चॉपे, हॉकबैक, सिंदरी और सामुराई रियुमा को कि वो लोग उसोप इन सबको मार दे। रियुमा आगे बढ़ते हुए नामी से पूछता है किस कलर की चड्डी पहने हो। हॉकबैक रियुमा से कहता है कि वो उन तीनों को मार दे। रियुमा अपनी तलवार निकालता है और फिर उसे वापस वैसे ही रख लेता है और वो नामियन सबको छोड़ के आगे की तरफ जाने लगता है। रियुमा के इस हरकत का कोई भी असर नहीं होता। उसोपन सब इस चीज को अपना मौका समझते हैं और वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर हमला होता है और ये हमला रियुमा ने थोड़ी देर पहले किया था, जिसका असर अब जाके हो रहा है। इस हमले का नाम है 3 Base Him
नॉट स्लैश। दूसरी तरफ लूफी एंड सब भी इस बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे। वो सारे ज़ॉम्बीज उनके सामने भी आते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं होता और सब लोग उन सबको ठिकाने लगा देते हैं। लूफी एंड सब उस पिग से उगलवा लेते कि आखिर नामी उस ऊपर चॉपर कहाँ पे है। वहाँ पड़े ज़ॉम्बीज बार बार लूफी को चेतावनी दे रहे थे कि उनके मास्टर गेको मोरिया उसे नहीं छोड़ेंगे। एक एक करके लूफी इन सबको मार देंगे। लूफी बस इतना कहता है कि अगर किसी को भी कुछ हुआ वो इस आइलैंड पे हर किसी को ठिकाने लगा देगा। खैर हम देखते हैं सांजी को, जो कि लूफी एंड सबके साथ अब नहीं है। सीन शिफ्ट होता है एप्सिलॉन पे। वो एक चर्च के अंदर जाता है। वो किसी को तो ऑर्डर देता है कि वो लूफी एंड सब को मार दे। वो सारे एप्सिलॉन के सैनिक थे। एप्सिलॉन उनसे बात कर ही रहा था कि तभी उनके पीछे एक पिग एप्सिलॉन के पीछे पड़ जाती है। वो एप्सिलॉन से शादी करना चाहती है। तो अब यहाँ पे लव ट्रायंगल समझो। ये पिग जिसका नाम है लोला, वो एप्सिलॉन से शादी करना चाहती है और एप्सिलॉन नामी से। तो हाँ, लोला एप्सिलॉन के पीछे पड़ जाती है। वो शादी के लिए कागज लेके आई थी। एप्सिलॉन उस पे अंगूठा लगाने से मना कर देता है और वो लोला को बताता है कि वो नामी से प्यार करता है और वो उसे अपनी बेगम बनाना चाहता है। और इस बात को सुन के लोला नामी के पीछे पड़ जाती है, ये सोच के कि अगर उसने नामी को मार दिया तो फिर वो एप्सिलॉन से शादी कर पाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कुछ स्टफ टॉयज को, जो कि किसी की लाश को उठा के कहीं पे लेके जा रहे थे। वो लोग उस बॉक्स को कहीं पे फेंक देते हैं। हम देखते हैं चॉपर उसमें से बाहर निकलता है और उन सबको मारने लग जाता है। रियुमा के हमले के बाद हॉकबैक को लगा था चॉपर नामी और उसोप मर चुके हैं। खैर वो लोग किसी तरह से जिंदा थे। वो लोग किसी महल के पीछे पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं का भी रास्ता नहीं पता था। तभी उनके सामने 3 पेंगुइन जैसे टॉयज आ जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे और खिलौने भी। ज्यादा समय नहीं होता और वो खिलौने सभी भी हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे नामी उसोप और चॉपर कैसे भी बच रहे थे। एक हिप्पो नामी के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी उन 3 पेंगुइन में से एक पेंगुइन सामने आता है और उस हिप्पो को मार के साइड कर देता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, एक लेडी के ऊपर हमला करना बहुत बुरा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोरो भी वहाँ से गायब हो चुका है। लूफी एंड सब एक अजीब सी जगह पे थे जहाँ पे टेंट बने हुए थे। ये सब हो ही रहा था कि तभी फ्रैंकी के ऊपर हमला होता है। वो हमला कोई इंसान नहीं करता बल्कि एक आर्मर कर रहा था। हम देखते हैं लूफी को, उसने भी कुछ कवच पहना हुआ था। खैर फ्रैंकी उस आर्मर के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका असर उसके ऊपर नहीं होता। आर्मर अपनी तलवार से फ्रैंकी के ऊपर हमला करता है। फ्रैंकी खुद को संभाल के उस आर्मर के ऊपर निशाना लगा के हमला करता है, लेकिन वो आर्मर एक बार फिर से बच जाता है। ये तो कुछ भी नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे आर्मर्स आ जाते हैं। फ्रैंकी, लूफी और रॉबिन अपने काम में लग जाते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। तभी एक अजीब सा तलवारबाज सामने आता है और वो जोरो का डायलॉग बोलता है। एक तलवारबाज की पीठ पे खरोच भी उसके लिए शर्म की बात होती है। तो अच्छा, अगर तुम्हें याद है कि जोरो ने ये बात कब बोली थी तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर फ्रैंकी आग का हमला करता है, जिससे ज़ॉम्बी दूर हो जाते हैं। उस जगह से फ्रैंकी और रॉबिन तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन लूफी अंदर ही रह जाता है। जब फ्रैंकी और रॉबिन आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी नजर एक कॉफिन के ऊपर जाती है, जिसमें से लूफी की आवाज आ रही थी। उस कॉफिन के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। फ्रैंकी उसे बचाने के लिए आगे जा रहा था, तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी सी मकड़ी आ जाती है, जिसका चेहरा एक बंदर की तरह था और उसकी पूंछ भी थी। उसी ने लूफी को ऐसे बांधा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो पेंगुइन अकेले ही सबको संभाल रहा था। वो पेंगुइन पता नहीं क्यों पर नामी को सांची की याद दिला रहा था। हम देखते हैं लोला को, जो कि नामी को ढूंढते हुए उस तक पहुंच चुकी है। वो आते के साथ ही नामी के ऊपर जानलेवा हमला करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं एप्सिलॉन को, जो कि इनविजिबल होके नामी को उठा के भाग रहा था ताकि वो उसे लोला से बचा पाए, लेकिन नामी उस पे थंडर चार्ज से हमला करती है, जिससे कि एप्सिलॉन नामी को छोड़ देता है। नामी उस ऊपर चॉपर वहाँ से भागते हैं। एप्सिलॉन नामी के पीछे जाने वाला था, लेकिन वो पेंगुइन उसके सामने खड़ा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्रैंकी और रॉबिन दोनों तरफ से फंस चुके थे। फ्रैंकी के दिमाग में
बस एक चीज आती है। फ्रैंकी रॉबिन से पूछता है कि क्या उसे उस पर विश्वास है। रॉबिन उसे हाँ कहती है। इसके बाद फ्रैंकी उस ब्रिज को बीच से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर और वो आर्मर्स नीचे गिर जाते हैं। रॉबिन फ्रैंकी को लेके कुछ देर हवा में थी, जिसके बाद फ्रैंकी अपने हाथ से चेन निकाल के एक जगह पे आ जाता है। भले ही फ्रैंकी ने उस ब्रिज को तोड़ दिया था, लेकिन वो स्पाइडर बड़े आराम से उनके पास दोबारा आ सकता है। ये सब चल ही रहा था कि हम देखते हैं ब्रूक आसमान से नीचे आ रहा था या कहें गिर रहा था। सीन शिफ्ट होता है नामी पे, जो कि लोला से बचने के लिए अपनी पूरी जान से भाग रही थी, लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि भागने से कुछ भी नहीं होने वाला, लोला उसे जान से मारने वाली थी। नामी कहते कि वो एक लड़का है। लोला को इस बात को सुन के बहुत ही सदमा लगता है। मजे की बात तो लोला नामी की बात को सच मान चुकी थी। नामी थोड़ा और कहती है कि उसकी नजर में एप्सिलॉन और लोला एक बहुत अच्छी जोड़ी है, जिन्हें आपस में शादी कर लेनी चाहिए। इस बात को सुन के लोला की आंखें भर आती हैं। नामी उल्टा लोला की मदद करने के लिए तैयार थी कि वो एप्सिलॉन से शादी कर ले। इसके बाद लोला और नामी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नामी बताती कि एप्सिलॉन उस तरफ गया था, जिसके बाद लोला उसी तरफ जाने लगती है और नामी ऐसे ही अपने आप को बचा लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है पेरोना। उसे भी पता है कि लूफी यहाँ पे आ चुका है। लूफी यानी कि वही जिसने क्रोकोडाइल को हराया था। कुछ ज़ॉम्बीज हमारे शिप से खाना चुरा रहे थे और चुरा के वो खाना पेरोना के पास ले आते हैं। हम देखते हैं हिल्डन वहाँ पे आता है। वो पेरोना से बोलता है कि मास्टर मोरिया सभी को अपने पास बुला रहे हैं। उन्होंने स्ट्रॉ हैट लूफी को पकड़ लिया है और साथ ही साथ वो समय आ चुका है। मास्टर मोरिया नंबर 900 को दिखाएंगे। एप्सिलॉन लोला से बच के पेरोना के पास आ जाता है। पेरोना का एक नौकर था जिसका नाम था कुमाशी। वो बार बार पेरोना से कुछ तो कहना चाहता था, लेकिन पेरोना उसे चुप करा देती है। हम देखते हैं उसोप, नामी और चॉपर उसी कुमाशी के पीछे छिपे हुए थे और यही बात कुमाशी पेरोना को बताना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रूक जमीन के अंदर पड़ा हुआ था। खैर रॉबिन अपनी पावर से उस स्पाइडर की आंखें बंद करती है और इसी बीच फ्रैंकी ऊपर जाके एक पिलर को तोड़ता है और अपने चेन की मदद से एक नानचक बना लेता है और उसी नानचक से उस स्पाइडर मंकी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। हम देखते हैं रॉबिन एक जाल में फंस चुकी थी और इस चीज के पीछे उसी स्पाइडर के चमचे हैं, जो कि है तो चूहे, लेकिन खैर उस स्पाइडर को लग रहा था कि वो जीत चुका है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। ब्रूक उसे 3 पेस हिम नॉट स्लेश से हरा देता है। वो स्पाइडर लड़ने की हालत में नहीं था। हम देखते हैं उस स्पाइडर में से एक परछाई बाहर जा रही थी और इसके पीछे ब्रूक का ही हाथ था। ब्रूक को ज़ॉम्बीज की कमजोरी के बारे में पता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक बार इस आइलैंड पे आ चुका है। वो जब इस आइलैंड पे पहली बार आया था वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था और ये वही जगह है जहाँ पे उसकी परछाई को उस इंसान ने ले लिया था। ब्रूक कहता है जब मेरे साथ ऐसा हुआ था मुझे अपनी आंखों पे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास तो आंखें नहीं है। ब्रूक सारी चीजें समझाता है कैसे गेको मोरिया किसी इंसान की परछाई को निकाल के अपने पास रख लेता है, उस परछाई को किसी मरे हुए इंसान के अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो जाता है या फिर कहें ज़ॉम्बी बन जाता है। वो ऐसा अपने डेड फ्रूट की वजह से कर पाता है। खैर जब कोई मरा हुआ इंसान ज़ॉम्बी बनता है उसकी ताकत उस मरे हुए इंसान जितनी होती है, लेकिन बहुत सी चीजें उस इंसान जैसी होती है जिसकी शैडो उसके अंदर है। ब्रूक कहता है कि उसके दिमाग में एक प्लान है। वो फ्रैंकी और रॉबिन को उसके ऊपर विश्वास करने के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूफी को जो कि मोरिया के पास है। गेको मोरिया के सामने एप्सिलॉन, पेरोना और डॉक्टर हॉगबैक थे। मोरिया लूफी से कहता है तो तू है ना स्ट्रॉ हैट लूफी, तू तीसरा है जिसे हमने पकड़ा है। हमने जोलो और उस इंसान को पकड़ लिया था जिसके ऊपर कोई भी नाम नहीं लगा। मोरिया खुश था क्योंकि आज एक बहुत ही खतरनाक मेंबर का जन्म होने वाला है। पेरोना लूफी को लटकाती है जिसके बाद
पीछे से कुछ लोग लाइट जलाते हैं। लूफी की परछाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी और ऐसे ही मौर्या लूफी की शैडो को ले लेता है और लूफी बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि ब्रूक चाहते कि फ्रैंकी रॉबिन अपने शिप पे वापस चले जाएं। वो समझाते कि भले ही लोगों ने उसकी शैडो ले ली है लेकिन इससे इंसान मरता नहीं। लेकिन एक सेकंड, मैं तो मर चुका हूँ। खैर, मजाक से हटके कोई इंसान ऐसे मरता नहीं और मौर्या एक बार इंसान की शैडो लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। मौर्या असली इंसान को नहीं मारता क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो शैडो भी उस इंसान के साथ खत्म हो जाएगी। ब्रूक फ्रैंकी को ज़ॉम्बीज़ की वीकनेस देता है और इसी का इस्तेमाल करके उसने उस स्पाइडर को हराया था। असलियत में ये चीज कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ नमक है और इसके पीछे की वजह ये है, नमक के अंदर समुद्र की ताकत होती है जिसकी वजह से एक डल फ्रूट का असर खत्म हो जाता है। ब्रूक बताता कि उसकी परछाई आज से 5 साल पहले ले ली गई थी। उसे जब होश आया तो वो फिर से अपनी शैडो लेने इस आइलैंड के ऊपर घूमता रहा लेकिन उसे यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि उसे मरना नहीं था। वो कहता है मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, मैं अपने शिप का आखिरी बचा हुआ इंसान हूँ। मैंने उससे वादा किया था मेरे उस दोस्त से मुझे कैसे भी उससे मिलना होगा और इसके लिए मुझे मेरी परछाई वापस चाहिए। फ्रैंकी जाने से पहले एक सवाल पूछता है और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लूफी की परछाई मौर्या के हाथ में थी। वो इस बात से खुश था कि उसकी ज़ॉम्बी आर्मी लगातार बढ़ते जा रही थी और आज नंबर 900 को जिंदा करने के बाद वो एक कदम और आगे बढ़ जाएगा और अब की बार वो उस काइडो से नहीं हारेगा। एप्सिलॉन उन चूहों को ऑर्डर देता है कि लूफी की बॉडी को उसके शिप के ऊपर ले जाएं वो लोग। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्रैंकी को जो कि इमोशनल हो चुका था। रॉबिन फ्रैंकी से पूछती है कि आखिर उसने वो सवाल ब्रूक से क्यों पूछा। फ्रैंकी ने ऐसे ही पूछ लिया था लेकिन अब वो ब्रूक को बहुत ही पसंद करता है। खैर, हम देखते हैं र्यूमा को जो कि बैठा बैठा इंतजार कर रहा था जैसे कि उसे पता हो कि ब्रूक वहाँ पे आने वाला है। ब्रूक र्यूमा से अपनी परछाई लेने आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है मौर्या पे जो कि बहुत ही खुश था जब उसने उस चीज की लाश को पाया था। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया था और वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसके हाथ में वो चीज लग चुकी थी जिसने 500 साल पहले समुद्र में अपना नाम बना लिया था। एक लेजेंड जिसका नाम है ओर्स। मौर्या लूफी की शैडो को उस ओर्स के अंदर डाल देता है। ओर्स यानी कि वही नंबर 900। थोड़ी देर सब कुछ शांत था लेकिन फिर ओर्स अपने सालों की नींद से दोबारा जग उठा। वो जिस चेन से बंधा हुआ था उसे वो बड़े आराम से तोड़ देता है। ओर्स जगने के बाद बहुत ही ज्यादा भूखा था, बिल्कुल ही अपने लूफी की तरह। वो खाने के लिए मीट मांगता है। तो समझो जब भी किसी इंसान का शैडो किसी ज़ॉम्बी के अंदर जाता है तो फिर उस ज़ॉम्बी के अंदर उस इंसान की कुछ यादें रह जाती हैं लेकिन समय के साथ वो यादें खत्म हो जाती हैं। नामी, उसोप और चॉपर जो कि कुमाशी के अंदर बैठे हुए थे वो ये सब देख के वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग सीढ़ियों तक पहुँचे ही थे कि एप्सिलॉन चॉपर और उसोप पे हमला कर देता है और वो नामी को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। उसोप और चॉपर उन ज़ॉम्बी से लड़ाई कर रहे थे लेकिन वो दोनों अब लड़ाई की हालत में नहीं थे। खैर, हम देखते हैं रॉबिन और फ्रैंकी समय रहते वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज को उस नमक से ठिकाने लगा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि ओर्स एक के बाद एक हर चीज खाए जा रहा था। उसके लिए ज़ॉम्बीज खाना लेके आ रहे थे। मौर्या उससे कहता है ओर्स मेरी बात सुनो, 500 साल पहले तुमने इस जगह पे राज किया था लेकिन आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो। ओर्स कहता है गुलाम? मैं किसी का गुलाम नहीं, मेरा भी एक सपना है। ओर्स का पेट भर चुका था। ओर्स छत पे निशाना लगाता है और लूफी के हमले से छत को तोड़ देता है और चिल्ला के कहता है कि वो किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा। अभी फिलहाल ओर्स के अंदर लूफी की यादें बसी पड़ी हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्रूक को जो कि र्यूमा के सामने खड़ा था। उसे 5 साल पहले की चीजें याद आती हैं। कैसे जब वो डरा हुआ आगे जा रहा था तब उसने सुना था
एक ज़ॉम्बी ने नमक वाली मछली खा ली थी, जिसकी वजह से उसके अंदर से शैडो बाहर आ गई। तब से ही ब्रूक को ज़ॉम्बीज की वीकनेस के बारे में पता है। ब्रूक को याद आता कि कैसे उसने हॉगबैक को डरा के उसे उगलवाया था कि आखिर उसकी शैडो उसने किस ज़ॉम्बी के अंदर उसने डाला है। वो 5 साल पहले रियुमा से मिला था। रियुमा के अंदर ही ब्रूक की शैडो थी। शैडो ब्रूक के पास जाने की बजाय रियुमा उसके ऊपर हमला करता है। ब्रूक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रियुमा किस तरह का तलवारबाज है। रियुमा ब्रूक के एफ्रो पे यानी बालों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रूक उससे पूछता है कि क्या उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसका एफ्रो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रियुमा के अंदर ब्रूक की याददाश्त खत्म हो चुकी है और रियुमा के लिए सिर्फ एप्सिलॉन और मोरिया ही उसके मास्टर हैं। ब्रूक रियुमा के सामने टिक नहीं पाता। वो रियुमा से कहता है कि वो इस आइलैंड को छोड़ के चला जाएगा, बस रियुमा उसके बालों को कुछ ना करे। रियुमा उसे जाने देता है, लेकिन आज ब्रूक रियुमा के सामने फिर से खड़ा है और वो इस बार अपनी परछाई लेके मानेगा। ब्रूक और रियुमा के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नामी वो एक जगह पे लेटी हुई थी और एक दर्जी उसका साइज लेके उसके लिए एक शादी की ड्रेस बनाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रैंकी के साथ बाकी सब अपने शिप पे वापस आ जाते हैं। शिप पे सारा सामान फैला हुआ था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसोप को जोरो, लूफी और सांजी मिल जाते हैं, जो कि अपने होश में नहीं थे और ज़ॉम्बीज ने उन्हें बड़े प्यार से रखा हुआ था। सभी लोग कोशिश करते हैं लेकिन तीनों में से कोई भी नहीं उठता। फिर उसोप उनसे कहता है कि सामने एक सुंदर महिला जो कि एक तलवारबाज है और उसके हाथों में बहुत सारा मीट है। सुंदर महिला के बारे में सुन के सांजी जाग जाता है। तलवारबाज सुन के जोरो और मीट सुन के लूफी ये दोनों भी जग जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो देखते हैं कि उनकी परछाई अब उनके साथ नहीं है, वो लोग इस चीज को देख के हैरान थे। लूफी मौर्य को मारने के लिए उतावला हो रहा था। फ्रैंकी कैसे भी लूफी को संभालता है। सांजी के मन में अभी भी नामी चल रही थी। उसोप सांजी को बताता है कि नामी किडनैप हो चुकी है। सांजी उसोप पे गुस्सा करता है कि उसने ऐसा होने कैसे दिया। उसोप सभी को सारी बातें बताता है। जब सांजी को पता लगता है कि एप्सिलॉन नामी से शादी करना चाहता है तो फिर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उसोप ने लूफी के ज़ॉम्बी और सांजी के ज़ॉम्बी को देखा था। खैर लूफी ने जोरो के ज़ॉम्बी को भी देखा है। फ्रैंकी की वजह से अब सभी को पता है कि अगर किसी ने ज़ॉम्बी के मुंह के अंदर नमक डाला तो फिर उन्हें उनकी परछाई वापस मिल जाएगी। जब लूफी को पता लगता है कि फ्रैंकी ब्रूक से मिला था तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाता है। फ्रैंकी कहता है, हाँ मैं उससे मिला था। मैंने उससे एक सवाल भी पूछा था। लूफी, जब तूने कहा था कि वो भी हमारे साथ सफर करेगा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ वो एक असली मर्द है। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब फ्रैंकी ब्रूक से सवाल पूछता है, ब्रूक तुझे पता है कि अगर तू किसी भी इंसान के पास जाएगा तो वो लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे? तू सिर्फ एक हड्डी का ढांचा है, तुझसे कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहेगा। तू भी इन सब बातों को जानता है, आखिर तू फिर क्यों जिंदा रहना चाहता है? तूने अपने दोस्त से क्या वादा किया था? तू किस वादे को निभाना चाहता है? ब्रूक कहता है, ओह मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों की जिंदगी में उंगली करने की आदत है। मेरी कहानी बहुत ही सिंपल है। हमने अपना सफर जारी रखा था उससे वादा करने के बाद कि हम लोग किसी भी हालत में वापस आएंगे, लेकिन सफर के दौरान हमारा पूरा क्रू मारा गया, जिससे वो वादा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि मैं अकेला जिंदा हूँ, मुझे उससे मिलना होगा और उसे बताना होगा कि आखिर हमारे साथ क्या हुआ। हमारे मरे हुए लगभग 50 साल बीत चुके हैं। फ्रैंकी इस बात को सुन के बोलता है, 50 साल? इतने साल पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मुझे नहीं लगता वो इंसान इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ब्रूक कहता है, मेरे पास हक नहीं है कि मैं ये मान लूं कि वो मेरा इंतजार नहीं कर रहा। क्या पता उसे अभी भी विश्वास हो कि हम लोग दोबारा उससे मिलने आएंगे। उसे अभी कितना बुरा लग रहा होगा। उसे शायद लग रहा होगा कि हमने उसे धोखा दिया, लेकिन क्या पता वो हमारा इंतजार अभी भी कर रहा हो। वो उस समय बहुत ही छोटा था, उसे हम लोग अपने साथ सफर पे नहीं ले जा सकते थे। मुझे यकीन है वो अब तक बहुत बड़ी हो चुकी होगी। उसे शायद अभी भी विश्वास होगा कि एक दिन हम जरूर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो हमें माफ कर पाएगी। मुझे
उससे मिलना है, क्योंकि जब एक इंसान लौटने का वादा करता है उसे जरूरी लौटना चाहिए। तो जिससे मैंने वादा किया था उसका नाम है を誓った仲間の名はラブーン